आपका स्वागत है जीएसवी संजय में। आज से हम विश्व इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम विश्व इतिहास का सिलेबस जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व इतिहास अपने लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि विश्व इतिहास किन किन क्षेत्रों में आपका काम आ सकता है। तो अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट की पीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए जीएस के पेपर में, एसए के पेपर में विश्व इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप अगर समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो विश्व इतिहास से आप इकोनॉमिक्स की चीजों को, पॉलिटी की चीजों को और भी बहुत सारी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। और वर्तमान न्यूज में जो घटनाएं चल रही हैं, अगर आपको विश्व इतिहास का नॉलेज है तो आप उन घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व इतिहास आपकी समझ को बढ़ाता है, आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। आप परीक्षा में कहाँ जो सामान्य अध्ययन की विषय है, मेंस की परीक्षा उसमें है ना, और जो ऐसे है यूपीएससी और पीएससी में, तो ऐसे क्योंकि विश्व इतिहास से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है, या उन घटनाओं को उल्लेख करके आप ऐसे या अपने निबंध को आकर्षक बना सकते हैं। तो अपने आज की वीडियो में हम विश्व इतिहास के सिलेबस को समझेंगे और विश्व इतिहास में क्या क्या पढ़ना है और विश्व इतिहास की क्या क्या महत्वपूर्ण घटना है उसको आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने जैसे लिखा है बोर्ड पे, और देखो जो आपको नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं खेद चाहूंगा, बाकी आपको मैं जब बोलूंगा तो सारी चीजें आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले देखो विश्व इतिहास की जो पृष्ठभूमि है उसमें हमें पढ़ना है पुनर्जागरण और प्रबोधन काल। और ये जो घटनाएं हैं दोनों, ये 16वीं और 17वीं सदी की है ना। 16वीं और 17वीं, देखो अलग अलग समय दिया है लेकिन मेनली कब है, 16वीं और 17वीं सदी में। और आपको याद रखना है कि जो विश्व इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा विश्व इतिहास है, आधुनिक विश्व का इतिहास। मतलब जो वर्तमान में जो आधुनिक समय चल रहा है उसकी जो शुरुआत, विश्व में आधुनिकता की शुरुआत के समय की बात अपन विश्व इतिहास के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्राचीन काल और मध्यकालीन जो विश्व के बाद जो नई घटना आती है, जो नया युग आता है, उसे क्या बोलते हैं, आधुनिक विश्व। और उसकी शुरुआत पुनः जागरण काल से मानी जाती है। यहाँ पे अपन पुनर्जागरण को थोड़ी सा समझ लेते हैं कि जब प्राचीन काल में मनुष्य अच्छी स्थिति में था, उसके बाद मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन विश्व, या आप भारत में ले लें चाहे विश्व में ले लें, तो मध्यकालीन में कुछ ऐसी समस्या आ गई जैसे महिलाओं में सती प्रथा आ गई, पर्दा प्रथा आ गई, भारत की स्थिति में जाति प्रथा आ गई। इसी प्रकार वहां पर भी जब अगर विश्व के लेवल पे देखें, क्योंकि विश्व में अपन पढ़ रहे हैं ज्यादातर 80% यूरोप का इतिहास, तो वहां पे धर्म में कुरीतियां आ गई, धर्म में आडंबर शामिल हो गए, धर्म में जो भ्रष्टाचार है वो शामिल हो गया, चर्च की सत्ता से लोग परेशान हो गए। तो प्राचीन समय में अच्छा जीवन था, लेकिन मध्यकालीन समय में क्या आ गया, खराब जीवन। उसके बाद आधुनिक समय में फिर से जो जागने की प्रथा है, मतलब मनुष्य जो प्राचीन समय में जागा था, मध्यकालीन समय में बोला जाता है सो गया, और फिर से कब जागा, आधुनिक जब विश्व का शुरुआत होती है तो पुनः जागरण। इसीलिए सबसे पहले आधुनिक विश्व में अपन क्या पढ़ते हैं, पुनः जागरण को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अपन विभिन्न विचारकों को समझेंगे और समझेंगे क्या क्या घटना है। जब अपन पहली क्लास लाएंगे पुनर्जागरण प्रबोधन काल में तो विस्तार से समझेंगे। तो ये 16वीं और 17वीं सदी की घटना है। इसके बाद जो 18वीं सदी की जो 3 घटना है, ये कौन सी सदी की, 18वीं, जिसमें अमेरिकी क्रांति आपको याद रखना है 1775 से लेकर 1783 तक चली। देखो अमेरिकी क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमेरिकी क्रांति ने सबसे पहले ऐसी क्रांति थी जिसके बाद किसी भी देश में पहली बार संविधान को लिखा गया और संविधान को लागू किया गया। मतलब वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत अमेरिकी क्रांति के बाद सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसलिए पहला संविधान कहाँ लिखा गया, अमेरिका में लिखा गया। और अमेरिकी क्रांति का अपन समय कब देखा, 1775 से लेकर 1783 तक। इसके बाद होती है 1789 में फ्रांस की क्रांति, है ना। फ्रांस की क्रांति विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है क्योंकि इसी ने बहुत सारी क्रांतियों को उदार में सहायता दी और इसने बहुत सारी व्यवस्थाओं को चोट की। इसने प्रजातंत्र पर चोट की, इसने बहुत सारी उन व्यवस्थाओं पर चोट की जिससे विश्व में बहुत सारे परिवर्तन आए। इसने बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता का नारा दिया। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात शामिल की गई वो कहां से की गई है, फ्रांस से की गई है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789। इसके विस्तार से अपन पढ़ेंगे, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे। और फ्रांस की क्रांति के पढ़ने के दौरान यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नेपोलियन। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों में नेपोलियन का नाम आता है। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि नेपोलियन का संबंध फ्रांस से जुड़ता है।
इसके बाद अपन औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे। देखो औद्योगिक क्रांति एक दिन में तो हो नहीं गई, लेकिन औद्योगिक क्रांति का अलग अलग समय बच जाता, लेकिन 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति का सरल सा अर्थ है कि जब मानव के स्थान पर मशीनों से उत्पादन किया जाने लगा, मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में सबसे पहले कहां पे हुई? इंग्लैंड में हुई। और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यह था कि उसने उपनिवेशवाद को या विभिन्न देशों को, पिछड़े देशों को गुलाम बनाने की परंपरा में तेजी ला दी। मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद ज्यादा विश्व के बहुत सारे देश गुलाम बने, और बनाए किसने? यूरोप के विभिन्न देशों ने, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन प्रमुख था। इसके बाद अपन देखेंगे 19वीं सदी की जो घटना है, ये 4 है। अमेरिकी गृह युद्ध है ना, जो 1864 के आसपास होता है ना। इटली का एकीकरण 1871, जर्मनी का एकीकरण 1871, और साथ में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समझेंगे। तो ये कब की घटना है? 19वीं सदी की घटना है। आपके लिए मैं बता दूं कि 19वीं सदी राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, जिसमें वर्तमान में राजनेता रोटियां सेक रहे हैं विभिन्न देश की। तो राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी से माना जाता है, क्योंकि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के उदय का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसको अपन अपने आगे वाली क्लासों में विस्तार से देखेंगे। तो इटली के एकीकरण में आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति का नाम आता है, 2 व्यक्ति, मेजनी और गैरीबाल्डी। तो मेजनी और गैरीबाल्डी का संबंध किससे है? मेजनी और गैरीबाल्डी का संबंध है इटली के एकीकरण से, और जर्मनी के एकीकरण से किसका संबंध है? बिस्मार्क से। आपको याद रखना है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण 1871 में संपन्न कराया, और मेजनी और गैरीबाल्डी ने मिलकर 1871 में ही इटली का एकीकरण किया, है ना। और अपन को दो विचारधाराएं, 2 सिद्धांत है, 2 उन अवधारणाओं को समझना है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, मतलब भारत को जिसके तहत गुलाम बनाया गया, कॉलोनियलिज्म क्या कहलाता है, मतलब उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, इसको भी विस्तार से समझेंगे। यह किसी देश पर शासन करने की जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रणाली होती है, जो अवधारणा होती है, उनसे संबंधित कौन कौन सी हैं? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, है ना। इसी के तहत यूरोप के विभिन्न देशों ने अफ्रीका, एशिया के विभिन्न देशों को गुलाम बनाया। भारत भी एक उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे अपन। इसके बाद हमें देखना है ये जो घटना है, ये 20वीं सदी की है। ये घटना कब की है? 20वीं सदी की। आपको पता होगा कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1917 में कहां पे? रूस में क्रांति हुई, और फांसीवाद और नाजीवाद, है ना। तो आपको याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद किसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है? प्रथम विश्व युद्ध की। इनको अपन विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी आपको हिंट के तौर पर याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण से बिस्मार्क ने जो कूटनीति अपनाई, जो गुप्त संधियां की, उसके एक प्रमुख कारणों में से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मतलब बिस्मार्क की जो कूटनीति थी, उसने जो जर्मनी को विस्तारित करने के लिए, जर्मनी को शक्तिशाली बनाने की जो विभिन्न कूटनीतियां की, उसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की धरातल या आधार तैयार हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण कहां छुपा है? जर्मनी के एकीकरण में। और प्रथम विश्व युद्ध में किसका कारण छुपा है? द्वितीय विश्व युद्ध का। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। मतलब इसमें कुछ ऐसी संधियां हुई, ऐसी घटनाएं हुई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना दिया। क्योंकि ये जो फांसीवाद कहां आया? इटली में। आपको याद रखना है, फांसीवाद कहां आया? इटली में। नाजीवाद कहां आया? जर्मनी। ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि फांसीवाद में आप मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी ने फांसीवाद लाया, जर्मनी के हिटलर ने नाजीवाद लाया। तो आपको याद रखना है कि फांसीवाद इटली में था और नाजीवाद कहां पे था? जर्मनी में। एक बहुत सिद्धांत या अवधारणा है, इनको अपन विस्तार से समझेंगे। एक प्रकार से सत्ता को हासिल करने के लिए जो पॉलिसीज अपनाई मुसोलिनी ने इटली में, उसे फांसीवाद कहा गया, और नाजीवाद जो हिटलर ने अपनाई जर्मनी में, उसे नाजीवाद कहा गया। इसके बाद वैश्विक आर्थिक मंदी कब आई? 1919 के बाद। 1919 के बाद। आपको याद रखना है कि जब 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला, फिर उसकी क्रांति हुई, क्योंकि और फिर फांसीवाद आ गया, नाजीवाद आ गया, तो इससे अर्थव्यवस्था पर चोट हुई। जब अर्थव्यवस्था पर चोट हुई तो वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई, और इसमें मेनली मंदी अमेरिका और यूरोप के देशों में आई थी।
है ना। मेनली कहाँ पे आई थी, अमेरिका में। तो वैश्विक आर्थिक मंत्री 1929 में आई थी। ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा गया है, अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है, 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जर्मनी के एकीकरण में के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में कुछ ऐसी गलतियां की गई, ऐसी संधियां की गई, जिसकी वजह से कौन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 1945 तक। और उसमें जो फांसीवाद और नाजीवाद है, इनके साथ जो प्रथम विश्व युद्ध में जो बेईमानी हुई थी, उसका बदला लेने के लिए कौन से युद्ध को सामने ला दिया, द्वितीय विश्व युद्ध को, है ना। तो आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में फांसीवाद और नाजीवाद का, प्रथम विश्व युद्ध के कारण फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ, और फांसीवाद और नाजीवाद के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्योंकि ये सारी घटनाएं, विश्व घटनाएं सारी आपस में जुड़ी होती हैं। इसी अप्रोच के साथ अपन को क्लास में पढ़ना है। अपन वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बस आप धीरे धीरे वीडियो को लगातार देखते जाइए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको दोबारा सुन लीजिए या नोट कर लीजिए, है ना। फिर 1949 में क्या होती है, चीन में क्रांति होती है ना। फिर 1945 से लेके 1990 तक चलता है शीत युद्ध, है ना। यहाँ पे शीत युद्ध देखो क्या होता है, आपके लिए अभी बता दें, आपको जब क्लास में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच है, पूंजीवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और एक साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, रूस। तो रूस के पक्ष में और यूएसए, मतलब पूंजीवादी देश जो यूएसए के पक्ष में है वो, और जो साम्यवादी जो रूस के पक्ष में, समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में, वो उनकी वैचारिक धारा। ये कोई युद्धों का नहीं था, ये वाक युद्ध था, ये बातों का युद्ध था, विचारधारा का युद्ध, जिसमें डायरेक्टली हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा गया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध उस तरीके से नहीं, सिर्फ ये वैचारिक युद्ध था। तो आपसे पूछा जाए कि शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के मध्य था, तो पूंजीवादी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और साम्यवादी या समाजवादी जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, है ना। उस समय उसको सोवियत संघ बोला जा रहा था। क्या बोला जाता, सोवियत संघ, है ना। बाद में 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसमें 15 देश निकले, है ना। तो आपको याद रखना, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो युद्ध लड़ा गया विचारों का, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। यह 1945 से लेकर 1990 तक चला है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर तृतीय विश्व युद्ध, गुटनिरपेक्ष, मतलब कि जो शीत युद्ध में पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद के साथ नहीं रहे, मतलब ना अमेरिका के साथ ना सोवियत संघ के साथ, उसको क्या बोलेगा, तृतीय विश्व, जिसमें भारत, अफ्रीका के बहुत सारे देश शामिल थे। और ये गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी, है ना। गुटनिरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में शामिल न होने के नेतृत्व कर रहे थे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके गुटनिरपेक्ष नेता या समर्थक वर्तमान अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। तो इसकी जानकारी विस्तार से लेंगे। और सोवियत संघ का विघटन कब होता है, 1990 में। तो सोवियत संघ का विघटन कब हो जाता है, 1990 में, है ना। तो देखो शीत युद्ध दो विचारधारा के मध्य लड़ा, लेकिन एक विचारधारा जो सोवियत संघ की नेतृत्व थी उसका विघटन हो जाता है, तो इसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। तो शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुई, और शीत युद्ध समाप्त कब हो गया, शीत युद्ध समाप्त कब हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बाद। आपको याद रखना है कि सोवियत संघ को कहीं कहीं कई बार USSR भी बोला जाता है, USSR। और इसका सोवियत संघ का नेतृत्व कौन करता है, रूस, मतलब इसका जो नेता था वो कौन था, रूस था। तो इस प्रकार अपन समझेंगे, है ना। तो अपन कहानी के रूप में अगर इस वीडियो को समराइज कर रहे हैं, तो पुनर्जागरण मतलब मध्यकालीन समस्या से उभर के जब मानव आधुनिक समय में आया, उसका पुनर्जागरण हुआ, तो उसने विभिन्न खोजों को, वैज्ञानिक खोजों को, मानव को महत्वपूर्ण, मतलब उसकी बुद्धि जागृत हुई और उसने अच्छे कार्य करना शुरू किया। उसको पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल बोला गया। इससे मानव आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में प्रवेश कर गया। उसके बाद अमेरिकी क्रांति, जिसने विश्व को संविधान के तहत देश का संचालन करने की शिक्षा दी। अमेरिकी क्रांति महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है कि इसने संविधान के आधार पर राजतंत्र को खत्म कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना में अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात कौन करती है, फ्रांस की क्रांति, है ना। फ्रांस की क्रांति ने प्रजातंत्र का बहुत घोर विरोध किया है ना। उसने लोगों को या प्रजा को या जनता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करा है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति, वर्तमान में जो हम डिजिटल क्रांति देख रहे हैं,
उसकी जो पहली सीढ़ी थी वो औद्योगिक क्रांति थी, क्योंकि मशीनों का निर्माण मेनली वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? इंग्लैंड से होती है। तो इसने उत्पादन प्रक्रिया को, उत्पादन में लगने वाले समय का आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, मतलब उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे हो गया, है ना। तो औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारा उत्पादन कर दिया, क्योंकि उत्पादन मानुष की जगह कौन कर रहा था? मशीन। तो उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी राज्य जो साथ नहीं चल पाए, तो उसमें गृहयुद्ध हो गया, है ना। तो इसके समय अब्राहम लिंकन ने गृहयुद्ध को संभाला। तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका में राज्यों के बीच जो मतभेद चला आ रहा था, लगभग उनकी 70 साल जो मतभेद चला, वो गृहयुद्ध के बाद समाप्त हो गया और सारे राज्य मिलके काम करने लगे। इसके बाद ही अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। तो अमेरिकी गृहयुद्ध उनके लिए नुकसान के साथ साथ उसको बहुत सारे फायदे भी दिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? इटली का और जर्मनी का एकीकरण होता है, मतलब कि यूरोप में विभिन्न अलग अलग समूह में बटे होने वाले दो देश एकत्रित हो जाते हैं, राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, राष्ट्रता की भावना उदय होती है। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 में होता है। मेजनी और गैरिबाल्डी इटली में एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और जर्मनी में बिस्मार्क जो बहुत बड़ा राजनीतिक था, कूटनीति वाली, जैसे भारत में अपन चाणक्य को मानते हैं ना, उसी प्रकार यूरोप में बिस्मार्क का स्थान था। तो वो उसने बहुत सारी कूटनीति की, बहुत सारी गुप्त संधि की, जिसका प्रभाव पड़ा, है ना। और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उसके प्रभाव के कारण, मतलब उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की होड़ में और बिस्मार्क की और इसकी कूटनीति ने प्रथम विश्व युद्ध का रास्ता या आधार तैयार कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध मतलब कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। कौन? प्रथम विश्व युद्ध, जो लगभग 4 साल तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक। इसने बहुत सारी ऐसी समस्याएं क्रिएट की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। इसी ने जर्मनी में नाजीवाद को उदय का कारण बना, है ना। फांसीवाद, इटली में फांसीवाद का उदय भी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव या परिणाम के स्वरूप हुआ। तो रूस जो सुधार चाह रहा था, तो रूस की क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसने समाजवाद, मतलब कि लोगों, पूंजीवाद की समाप्ति के लिए, समाजवाद मतलब कि सरकार लोगों को अच्छी सुविधा देगी, लोगों के जीवन के लिए कार्य करेगी, और समानता का व्यवहार, सारी समाजवाद की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? रूस की क्रांति को दिया जाता है। इसी के बाद यहाँ पे रूस के नेतृत्व में सोवियत संघ बनता है, जो आगे चल के शीत युद्ध में भाग लेता है ना। और फांसीवाद और नाजीवाद के बारे में अपन जानेंगे, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं, एक प्रकार से ये विपरीत शक्तियां हैं या बुरी शक्तियां, है ना, जिनने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को लगभग नष्ट कर दिया था, है ना। एक त्रासदी और इन दो फांसीवाद और नाजीवाद के कारण आ गई थी सामने। और विश्व आर्थिक मंदी, है ना, विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। इसने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व की राजनीति को, है ना, और इसने उस सिस्टम को हिला दिया था कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। उसके बाद अमेरिका रिकवर कर गया, और उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो एकमात्र शक्ति के रूप में सामने आया। बाद में शीत युद्ध में संतुलित करने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका हमेशा से विश्व शक्ति रहा है, क्योंकि वो पूंजीवाद का नेतृत्व करता है। इसके बाद अपन तृतीय विश्व, मतलब उन जो देश यूरोप के या अमेरिका के जो गुलाम रहे हैं, वो आजाद होते हैं, और जो उनमें से जो गुटनिरपेक्ष अपनाते हैं, उसे तृतीय विश्व या गुटनिरपेक्ष वाला संगठन कहा जाता है। इसमें भारत भी शामिल है। तो आपको बता दें, अफ्रीका के और भारत और बहुत सारे ऐसे देश जो गुटनिरपेक्षता का पालन कर रहे थे, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद सोवियत संघ का विघटन देखते हैं। ये सोवियत संघ का विघटन आधुनिक विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये जो शीत युद्ध चला आ रहा था और अमेरिका की संप्रभुता को जो टक्कर देने वाली बात थी, वो 1990 में खत्म हो जाती है, और एकमात्र शक्ति के रूप में कौन? अमेरिका स्थापित हो जाता है 1990 के बाद, है ना। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में अब आर्थिक रूप से कौन टक्कर दे रहा है? अमेरिका को चाइना दे रहा है। तो अपन ने सिलेबस को समझा, वो किस प्रकार इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो अपन इनको सारी चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए जी बिजनेस संजय के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगला वीडियो अपन पुनर्जागरण प्रबोधन काल को विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।